Hello, aspirants of JEE. JEE Main 2021 के पेपर में AC चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी मैंने जो चेक किया सो रफली 19 to 20 क्वेश्चंस 2021 में JEE एग्ज़ाम में AC चैप्टर से आया हुआ है. दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि पर पेपर ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं. सो यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को शॉर्ट में डील करूँगा, ब्रीफ में उसका सोल्यूशन बताऊँगा. सो आप उसको वॉच करेंगे, ओके. और ये आपको एग्ज़ाम से फाइन ट्यून होने के लिए हेल्पफुल रहने वाला है. सो लेट्स कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question, which is of 16th March 2021, shift 1. It says an RC circuit as shown in the figure is driven by an AC source generated or generating square wave. So यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, ये स्क्वायर वेव को क्रिएट कर रहा है, उसका एक पल्स दिखाया गया है. The output wave pattern monitored by CRO would look like how it's going to look like. सो दिस इज अ CRO, बेसिकली एक डिवाइस है जिस पे डिस्प्ले करेगा कि कैसा आउटपुट मिलने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट बेसिकली और ड्रॉ करने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स. और ये 2 पॉइंट्स जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है. सो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मेज़र करेगा. सो बेसिकली ये आपके लिए इनपुट हो गया और ये आपके लिए आउटपुट हो गया. अपने को देखना कि ये आउटपुट कैसा आने वाला है. सो ये एक RC सर्किट है. अच्छा, ये जो पल्स एंट्री लेने वाला है वो कुछ इस तरह का पल्स है. सडनली किसी वैल्यू को लेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर सडनली किसी वैल्यू को लेगा, फिर 0 हो जाएगा, सडनली किसी वैल्यू को लेगा. इसका मतलब इस लाइक कुछ समय के लिए एक DC सोर्स जैसा बिहेव करेगा, फिर इसके बाद इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा. सो इन केस यू वॉच कि ये दोनों मिलकर के क्या सर्किट बनाते हैं, तो ये एक RC सर्किट है. जब 0 पोटेंशियल जाएगा तो इसके अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो पोटेंशियल नहीं आएगा. फिर इसके बाद जब कोई पोटेंशियल आपने यहाँ पे लगाया, सो एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बनेगा. और जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है उसका पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करेगा. V इज इक्वल टू Q बाई C. और Q के बारे में आप जानते हो, Q इज इक्वल टू जो पोटेंशियल आपने लगाया डिवाइड बाई C इंटू E 1 माइनस E रेस्ट पावर माइनस T अपॉन RC. इस फॉर्मूले से चलता है. बेसिकली ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होता है. सो इस पर चार्ज एक्सपोनेंशियल जाएगा तो पोटेंशियल भी एक्सपोनेंशियल जाएगा. सो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने इसको 0 किया तो पोटेंशियल डिफरेंस सडनली ड्रॉप नहीं करेगा, ग्रेजुअली करता है. सो कैपेसिटर का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि वो पोटेंशियल अक्रॉस इट चेंजेस ग्रेजुअली, नॉट रैपिडली. आई मीन सडनली नहीं चेंज करता है, एक्सपोनेंशियली चेंज करता है. दैट्स द पॉइंट. सो आप देखोगे कि ऑप्शन 1 ये बोल रहा है कि ऐसा ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है बट सडनली ड्रॉप करता है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. और इसका एक्सपोनेंशियल अदरवाइज है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सडनली ड्रॉप कर रहा है, अगेन इसको एलिमिनेट कर देंगे. और फोर्थ ऑप्शन में लीनियरली चेंज दिखा रहा है विच इज़ नॉट फीजिबल. थर्ड ऑप्शन सूट्स प्रॉपरली क्योंकि ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, देन डिस्चार्जिंग, देन चार्जिंग, देन डिस्चार्जिंग, देन चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, और यही चलता रहेगा. इस तरह से हम लोग 3 को मार्क करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ये सेकेंड क्वेश्चन है 2021 का. सो इट सेज अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू दिस इज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट. सो LCR का सीरीज सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको R, L और C की वैल्यूज़ दे रहा है. द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन रेजोनेंस कंडीशन. सो रिमेंबर द रेजोनेंस कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट. सो इट्स लाइक कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, इसके बाद आपने एक AC सोर्स लगा रखा है. सो दैट इज़ RLC और RCL सीरीज सर्किट है. ये जब रेजोनेंस पर आता है देन यूल फाइंड कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, एक आउट ऑफ फेज रहते हैं और इक्वल भी रहते हैं. सो जो भी आपने पोटेंशियल अप्लाई किया होता है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा होता है और यहाँ पर हम लोग RMS वैल्यूज़ को मेज़र कर रहे होते हैं. सो कितना पावर प्रोडक्शन आएगा या पावर डिसिपेशन आएगा, ये पावर को डिसिपेट करेगा. सो आप बोलोगे कि जो VRMS आपने लगाया था डिवाइड बाई R, दिस इज अमाउंट ऑफ पावर दैट इज गोइंग टू बी डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस. अच्छा, VRMS कितना, उसने पीक वैल्यू आपको दे रखा है. आपको पता होता है कि पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 इन केस ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज केस, ये √2 से डिवाइड होने के बाद RMS बनता है.
सो अपना आंसर आ जाएगा 250 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस. हाउ मच द रेजिस्टेंस इज देयर, दैट इज 8 ओम. सो दैट इज 8. सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज गोइंग टू बी 2 और 8 से मल्टीप्लाई करके 16 कर सकते हो. इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देन इट टर्न आउट टू बी 3906 अप्रॉक्सीमेटली. सो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोवाट. और आपको किस में बताना था, किलोवाट में. एक्स की वैल्यू इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर पे जाना था. तो हम लोग आंसर कितना लगाएंगे, 4. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, 17 मार्च 2021, शिफ्ट 1 का है. ये बोलता है कि एक एसी सोर्स है जिसमें करंट इस एक्सप्रेशन से गिवन है, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी. और अगर हॉट वायर अमीटर इसकी रीडिंग लेगा तो रीडिंग कितना आएगा. हॉट वायर अमीटर रीडिंग का मतलब हुआ जो डीसी के करस्पॉन्डिंग रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी. और लोग जानते हैं जो डीसी के करस्पॉन्डिंग आती है वो आरएमएस वैल्यू आती है. सो बेसिकली अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना IRMS, रूट मीन स्क्वायर. सो हम लोग जानते हैं IRMS का अगर कोई और केस होता है या प्रॉपरली निकालना होता है तो हम लोग अंडर रूट लगाते हैं. रूट मीन स्क्वायर होती है. सो इसका आई का स्क्वायर करेंगे और मीन वैल्यू कंसीडर करेंगे. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द RMS अगर कोई भी हमारे पास अनयूजुअल फंक्शन दिया जाता है तो. सिंस ये साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इसका रिजल्टेंट भी एक साइनोसॉइडल रहेगा. और साइनोसॉइडल केस में IRMS की वैल्यू हम लोग पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 से याद कर लेते हैं. सो सारे साइनोसॉइडल का वैल्यू हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इस केस में क्या हम पीक करंट निकाल सकते हैं. ऑफ कोर्स ये साइन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा टाइप का लिखा हुआ है. सो पीक वैल्यू इज गोइंग टू बी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. सो इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं सो RMS वैल्यू अपने को पता चलती है. सो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइड बाई √2. ऐसा कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे. सेकेंड अप्रोप्रिएट है, बाकी ये डायरेक्टली ऐड कर रहा है. सो सेकेंड को मार्क करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. इट सेज की मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में फेज डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है और उसकी वैल्यूज दी गई लिस्ट 2 में. मैच करना है, 4 ऑप्शन है, मैच करना है. ए पढ़ता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड द वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट. सो बहुत सिंपल है. प्योरली रेजिस्टिव केस में दोनों सेम फेज पर रहते हैं तो फेज डिफरेंस कितना रहता है, 0. सो ए मस्ट बी मैचिंग विथ 2. सो ए मस्ट बी मैचिंग विथ 2. सो ए फर्स्ट पार्ट नहीं आएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ में दिया गया है. फिर फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड द वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट. प्योरली इंडक्टिव मतलब इंडक्टर, केवल इंडक्टर लगा होता है. तो हम लोग जानते हैं कि उस केस में π/2 का फेज डिफरेंस आता है और वो π/2 के फेज डिफरेंस में भी वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है. तो π/2 का ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है. तो करंट को लैग कराना है इसलिए थर्ड लगाएंगे. सो बी शुड बी मैचिंग विद द थर्ड. सो बी शुड बी मैचिंग विद द थर्ड, इसलिए सेकेंड को भी रिजेक्ट कर देंगे. बी इज मैचिंग विद द थर्ड. तो आंसर हमारा 3 और 4 में से रह जाएगा. फर्दर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इन प्योरली कैपेसिटिव. कैपेसिटिव केस में भी π/2 होता है और करंट लीड करता है. सो सी का 1 आ जाएगा. सो सी शुड बी 1. सो सी इज 4, सी इज 1. सो इन 3 और 4 में से अब 3 एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा. और इसने बोला भी है डी में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इन LCR सर्किट. तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R. ये लास्ट वाला बचा हुआ ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा. इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लास्ट ऑप्शन को लगा देंगे. बेसिक था और कॉन्सेप्ट बेस्ड था. क्वेश्चन नंबर 5 which is of 17th March 6 shift 2 2021 of course. What happens to the inductive reactance and current in purely inductive circuit if the frequency is halved? So purely inductive circuit आपको कैसा दिखेगा, आपके पास एक इंडक्टर लगा होगा और एक AC सोर्स लगा होगा. दिस इज प्योरली इंडक्टिव. हम लोग इसको XL लिखते हैं विच इज़ बेसिकली ओमेगा L. और ये अपना कोई वी रहा होगा, V0 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, सम सॉर्ट ऑफ दिस. सो इस पर कितना करंट जा रहा होता है. सो वी नो द करंट इज इक्वल टू V0. अगर हम पीक की बात करते हैं या RMS की करते हैं तो VRMS डिवाइडेड बाई XL विच इज़ बेसिकली ओमेगा L. सो हम लोग इसको लिख सकते हैं VRMS डिवाइड बाई ओमेगा इंटू L. अब इसने पूछा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ करते हैं, फ्रीक्वेंसी हाफ करने का मतलब ओमेगा को हाफ करते हैं. सो ओमेगा को हाफ करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है. सो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. L कांस्टेंट होगा, ओमेगा को हाफ करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा. फिर करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. सो ये ओमेगा डाउन साइड है तो करंट डबल हो जाएगी. सो
ऑप्शंस ए सेज की बोथ विल बी हाफ, नो. इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ, यस. करंट विल बी डबल्ड, यस. तो सेकंड को मार्क कर देंगे. थर्ड बोलता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी डबल्ड, ये उल्टा बोल रहा है, अपोजिट, सो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सो सेकंड विल बी द परफेक्टली करेक्ट रिस्पॉन्स. ओके. Now consider this question number 6 which is of 18th March 2021 shift 1. ये पढ़ता है कि एक LCR सर्किट है जो कि रेजोनेंस कंडीशन में है और उसके रेजिस्टेंस को केवल आप चेंज करते हो और उसकी वैल्यू आप बढ़ा रहे होते हो, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है. सो वी नो कि अगर अपने पास एक ये RLC सीरीज सर्किट है और ये रेजोनेंस में है, सो ये XC XL और ये R, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे को काउंटर कर लेता है और ये R प्योरली रजिस्टर सर्किट जैसे बिहेव कर रहा होता है. बट ये थ्योरेटिकल है, सो ये कुछ जानना चाह रहा है. ये जानना चाह रहा है व्हाट अबाउट द बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट. सो बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट is given by R by L. So that's bandwidth. और अगर हम लोग R को बढ़ाएंगे, if R resistance is increased, so bandwidth is going to increase. L is a constant क्योंकि केवल आप R को बदल रहे हो, so bandwidth is going to increase. So ये ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं. इसके बाद हम लोगों को मार्क करने से पहले चेक करना चाहिए 2, 3, 4 में, क्योंकि कई बार हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना होता है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल increase. So how does the resonance frequency comes? When we rate omega L is equal to 1 upon omega C, basically omega is equal to 1 upon under root LC. So you are neither changing L nor C, इसलिए omega की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है. क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू आप बोलोगे XL डिवाइड बाई R. आपने R को बढ़ाया है तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा. सो ये बोल रहा है इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया. क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग दोनों डिसाइड कर चुके हैं. क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज करता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, इसलिए ओनली वन इज गोइंग टू बी करेक्ट. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एन AC सोर्स रेटेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर. टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्स वैल्यू टू RMS वैल्यू. सो एक रजिस्टर से आपने कनेक्ट किया, सो ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये सोर्स हो गया AC का, और V की वैल्यू कुछ रही होगी. लेट्स से इसकी वैल्यू V0 cos ओमेगा t ले लेते हैं या फिर sin ओमेगा t, जो भी आप लेना चाहो. सो करंट क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू आ जाएगी I0 cos ओमेगा t. cos ओमेगा t क्यों लिया गया? क्योंकि अपने को करंट मैक्सिमम से RMS तक जाना है, तो ये t इक्वल टू 0 पे मैक्स है, तो t इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू I0 है. साइन लेते तो फिर वो 0 से स्टार्ट कर रहा होता. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और हम लोग जानना चाहते हैं कि किस t पर I की वैल्यू RMS हो जाएगी, दैट मीन्स I0 बाई रूट 2 हो जाएगी. सो ये जो टाइम लगने वाला है ये अपने को पता करना है. सो यहाँ पर I की वैल्यू I0 बाई रूट 2 रख देंगे. सो ये आएगा 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. बेसिकली अपने को पता चला ओमेगा टी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो पाई बाई 4 आ जानी चाहिए. और फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई f इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 4. सो t मस्ट बी इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड दिस इज कमिंग 1 बाई 8f. नो f की वैल्यू अपने को पता है 50 हर्ट्स. सो टाइम मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 50, दीज मैनी सेकेंड्स. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो सेकेंड में जाएगा नहीं और सब मिली सेकेंड्स में दिए गए हैं. सो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लो. सो 1000 डिवाइड बाई 8 इंटू 50 मिली सेकेंड्स. 50 से इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो दैट विल टर्न इनटू 20 बाई 8 विच इज़ बेसिकली 2.5, 10 बाई 4 एंड विच इज़ 2.5 मिली सेकेंड्स. मिलीसेकेंड, राइट, नॉट सेकेंड. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2.5 मिलीसेकेंड. 2.5 भी दिया गया लेकिन ये सेकेंड है. बाकी सो ये क्वेश्चन का इंटेंशन है कि आप कैलकुलेशन प्रॉपरली करें और अपना आंसर बताएं. सो 1 विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स. फाइन. क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. ये भी 18th मार्च शिफ्ट 1 का है. ये बोलता है कि सर्किट शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी एंड चार्ज इज गिवन टू अस इक्वल टू 0 पे ये की को क्लोज किया जाता है. करंट अपने को बताने से कितना फ्लो करने वाला है. सो जैसे आप इसको क्लोज करोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का काम हो जाएगा. अगर ये प्लस प्लेट थी तो आप पाओगे कि यहाँ से करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगा और ये करंट यहाँ से जाएगी. ये करंट डिके करेगी ओवर द टाइम. अपने को इक्वल टू 0 पर ही बताना है.
सो इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक अ बैटरी. सो अगर ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो इसका पोटेंशियल पता कर सकते हैं. पोटेंशियल इज गोइंग टू बी Q बाई C. Q अपने को दिया गया 3 माइक्रोफैराड और ये 30. वैल्यूज़ को चेंज कर देते. Q की वैल्यू जो है वो 30 है. सो Q इज गोइंग टू बी 30 एंड दिस इज 3 माइक्रो कैंसिल हो गया. दिस मैनी वोल्ट्स. सो दैट मीन्स 10 वोल्ट की बैटरी का काम कर रहा है. सो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी का काम कर रहा है सो कितना करंट डिलीवर कराएगा. सो वो करंट अगर अपने को जो निकलना है सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R. उस इंस्टेंट पे, ये उस समय का है जैसे आपने स्विच को क्लोज किया उसके जस्ट बाद. सो V अपने को पता है 10 और R की वैल्यू 5 मेगा 10 raised power 6. सो दिस मैनी एम्पियर करंट विल बी गोइंग. आपको बोलते हैं कि ये माइक्रो में बताइए. सो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 raised power 6 एम्पियर विच बेसिकली इज 2 माइक्रो एम्पियर. सो अपना नियरेस्ट इंटीजर, इनफैक्ट करेक्ट आंसर इंटीजर में 2 आ जाएगा. सो हम यहाँ पे फिल करेंगे 2 एंड दैट्स द आंसर. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस. ये बोलता है कि इन अ सीरीज LCR सर्किट. तो आप देखो ना सीरीज LCR सर्किट कितना सारा आता है. इंडक्टर रिएक्टेंस अपने को गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, पावर फैक्टर पूछा गया. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो RLC सर्किट में आप जानते हो कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो और यहाँ पर आप एक तरफ XL लिखोगे, एक तरफ XC लिखोगे और फिर इनका जो डिफरेंस आएगा उसको लिखोगे. सो डिफरेंस कितना जाएगा XL माइनस XC, क्योंकि XL बड़ा दिखाया गया है और ये R हो जाएगा. सो रिजल्टेंट वैल्यू इधर जाएगी. सो ये अपने लिए फाई का काम करेगा. सो 10 फाई हम लोग लिख लेते हैं. 10 फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाई R. या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला को भी याद रखोगे तभी चलता है. ना XL कितना दिया गया 10, XC कितना है 4, R कितना है 6. इन सारे नंबर्स को सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 6 बाई 6 1 आया. इसका मतलब 5 कितना आना चाहिए 45, 5 बाई 4 आ जाना चाहिए. पावर फैक्टर क्या होता है, देन यू रिमेंबर कि पावर फैक्टर cos 5 होता है. cos 5, सो cos 45 और पाई बाई 4 विच इज़ 1 बाई रूट 2. सो ये अपना आंसर आ जाएगा. सो 1 बाई रूट 2 इसमें कहीं लिखा होगा. थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 24th Feb 2021 Shift 1. ये पढ़ता है कि रेजोनेंस सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ दिया गया है. ऑसिलेट करता है रेजोनेंस कंडीशन में. क्वालिटी फैक्टर अपने को पता करना है ऑफ दिस रेजोनेटर. हम लोग जानते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर आता है दैट क्वालिटी फैक्टर इज XL अपॉन R. XL इज बेसिकली ओमेगा L अपॉन R. स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 पाई F L अपॉन देन R. ये अपना पूरा आंसर हो गया. आपको 2 पता है, पाई पता है, F पता है, L नोन है, R नोन है, अपना आंसर आ जाएगा. सो ये 2 पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 10 मेगा हर्ट्स दैट मीन्स 10 raised power 6 एंड देन L की वैल्यू 2 इंटू 10 raised power -4 इन हेनरी एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 6.28. कैलकुलेशन के लिए नंबर्स भी कितने अच्छे दिए हैं. ये सारा कैंसिल आउट हो गया. सो अपने पास कितना आ जा रहा है, ये 2 और 2 एक साथ हो गया. 10 raised power 7 3 2000 अपना आंसर हो जाएगा. सो क्वालिटी फैक्टर इज गोइंग टू बी 2000 विच इज इंटीजर, यू कैन मार्क इट. सो कैलकुलेशन भी आसान है, फॉर्मूला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इससे इजी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. सो यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स. सबके वैल्यू 2 ओम है. 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स 2 मिली हेनरी हैं. आइडेंटिकल बैटरी है, आइडियल बैटरी है बेसिकली विच इज़ ऑफ 9 वोल्ट. करंट I की वैल्यू बताना है जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड. सो एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है. ये स्विच है विच इज़ क्लोज, सो यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा होगा. ये सब इनएक्टिव है. जैसे ही स्विच को आप क्लोज करते हो तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट करेगा I. और ये जो करंट है, ये करंट इसको क्लोज करने के बाद इधर आएगा. सो कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ पोर्शन इधर जाना चाहेगा, लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं जा सकता क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ एनी करंट चेंज एब्रप्टली. तो इंडक्टर करंट चेंज को एब्रप्ट नहीं देने होने देता है और कैपेसिटर वोल्टेज चेंज को एब्रप्ट नहीं होने देता है. ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पर 0 करंट जाएगा, यहाँ पर भी 0 करंट जाएगा. तो जो भी करंट यहाँ से गया सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा और वो यहाँ पर चला जाएगा. तो अपने पास एक सिंपल सा सर्किट होगा. सो बेसिकली हमारे पास जो सर्किट है वो ये है. एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है. देन देयर इज अ बैटरी ओवर हियर, दैट्स ऑल.
ये बैटरी 9 वोल्ट का है, दिस इज आर, वी नीड टू फाइंड द करंट. सो किरचॉफ्स लॉ विल डू द जॉब. I is equal to 9 divided by twice R, सीरीज में हो जाएगा. 9 is 9, 2 is 2, R is 2, so that becomes 9 by 4, which is 2.25 ampere. So 2.25 ampere will become the right response. Check the option. Third option is the correct answer. So you'll find कि कितना simple question है. The only thing you need to remember कि inductor करंट को रैंडमली और एब्रप्टली चेंज नहीं करने देता है. सो इनिशियली जीरो करंट था, स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद भी वो जीरो रहेगा, फिर वो चेंज करेगा. सो जस्ट आफ्टर बोला गया है, इसका मतलब ये करंट जीरो है और यहाँ पर अपना सर्किट लॉ लग गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 24 फेब का सिर्फ 2. अ सीरीज एलसीआर सर्किट, फिर से वही, डिजिग्नेटेड टू रेजोनेट एट दिस फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस है. पावर कितना ड्रॉ करता है वो बताया गया है, और सोर्स के लिए वोल्टेज क्या है, आरएमएस वैल्यू वो बता दी गई, आर की वैल्यू पूछी गई है. ये काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन हो गया. अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें एग्जैक्टली सेम थी, कैलकुलेशन अदरवाइज था. तो आरएलसी सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो पावर की वैल्यू आती है वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर. इसका हम लोगों ने यूज़ किया था, अगेन यही यूज़ करना है, बट नंबर्स बदल गए. इस बार उसने पावर दे रखा है, आर एम एस की वैल्यू दे रखी है, और आर की वैल्यू आपसे पूछ रखी है. तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आर इज गोइंग टू बी 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 16. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. 16 को आप चाहो तो 4 इंटू 4 कर सकते हो. सो दैट इज गोइंग टू बी 3, दैट इज गोइंग टू बी 3, 30, 30, 900 ओम विल बिकम अवर राइट रिस्पॉन्स. सो ओम के टर्म में बताना था, इंटीजर 900 विल बिकम द करेक्ट आंसर. सो यूज दिस फॉर्मूला. कौन कौन से क्रक्स पॉइंट है? रेजोनेंस कंडीशन है, आरएलसी सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और पावर कितना कंजम्पशन है उसका पूछा गया है. तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर सर्किट ना भी बनाओगे अब तो चलेगा, क्योंकि अपने को टाइम सेव करना होता है, बट मेक श्योर कि आप राइट चीज़ें कर रहे होते हो. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये बोलते हैं करंट एट इक्वल टू 0, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताना है अपने को. ये सर्किट दिया गया है. तो इस सर्किट पे ध्यान से ऑब्जर्व करें. ये बैटरी लगी हुई है और ये सब इनएक्टिव रेजिस्टेंसेज हैं, और ये एक्टिव और सेमी एक्टिव रिएक्टेंस है और इंडक्टर है बेसिकली. सो ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं. जैसे टी इक्वल टू 0 पे आप देखोगे ये कोई करंट अलाउ नहीं करेगा. सो इसको हमको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. एक टी इक्वल टू 0 वाला पार्ट, सो इट वॉन्ट अलाउ एनी करंट टू गो थ्रू हेयर. सो इसका मतलब ये अपने पास सर्किट में नहीं है. तो अपने पास जो सर्किट है वो केवल इतना ही पोर्शन है, और इस पोर्शन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एज सच, फिर सॉल्व कर लेंगे. शॉर्ट में ड्रॉ किया गया है ये 1, 4, 5, 5 जैसा बताया गया है. यहाँ पर करंट ये अपने को दिया गया है, यहाँ से करंट जाएगी. सो आप बोलोगे कि यहाँ से एक I1 करंट आएगा, एक यहाँ से I2 करंट आएगा. सॉल्व कर ली किरचॉफ से. सो यहाँ पर 4 + 1 और 5 + 1 6 हो जाएगा, या आप ऐसे लिखोगे 5I1 + 1I1 मस्ट बी इक्वल टू E. बेसिकली I1 की वैल्यू E/6. सिमिलरली यहाँ पर किरचॉफ लगा देंगे. सो दैट विल बिकम I1 की वैल्यू थी, अब I2 की वैल्यू निकाल देंगे. दैट इज गोइंग टू बी E डिवाइड बाई 9. सो हाउ मच द टोटल करंट इज? दैट्स I1 + I2. सो दैट्स गोइंग टू बी E/6 + E/9. सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो 18 बेस ले सकते हैं, और 3 + 2 5 5E/18. 5E/18 शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्स. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकेंड और थर्ड में रहने का. सो इसका मतलब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा. टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उस केस में ये पूरा का पूरा करंट मूव कराएगा. दैट मीन्स ये हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा. सो इट विल बी हैविंग लाइक अ वायर. सो देन दे विल बी हैविंग द सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल्स. सो इसको आपको वायर से रिप्लेस कर देना है. वायर्स के रिप्लेस करने का मतलब होगा कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे. अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए तो हम लोग इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, और रीड्रॉइंग कुछ ऐसे आ जाएगा. ये आपका E हो गया, और यहाँ से अपने को 5 ओम के 2 लगाने, एक इधर एक इधर. फिर एक ये पॉइंट पे जाते हैं. ये पॉइंट का नाम A और ये पॉइंट का नाम B, और A B दोनों हमने एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश की है. फिर ये 1 और 4 भी AB से कनेक्टेड होंगे. सो इट मीन्स लाइक 1 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, और ये AB से कनेक्टेड हो जाएगा. दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4. नाउ यू विल फाइंड कि इफेक्टिवली कितना हो जाएगा 5/2, और ये कितना हो जाएगा 4/5.
सो इस तरह का अपने पास केस आ गया और अपने को जो करंट यहाँ से पता करनी है, यही करंट पता करनी है. सो वी कैन राइट इट लाइक कि 5/2I प्लस 4/5I मस्ट बी इक्वल टू E. सो यहाँ से इसको सेटल कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू 10 और दिस इज 25 और 8. 25 plus 8 divided by 10, I must be equal to E. So I must be equal to 10 times E divided by this number. So that is going to be 33. So 10E upon 33 should be the second response. So आप देखोगे ये दो ऑप्शन थे, तो कौन सा ऑप्शन बचता है? थर्ड. सेकंड कैंसिल हो गया. सो इस तरह से अपने को पता चल गया कि 1 2 4 नहीं होंगे, थर्ड ही होगा. सो दैट सेज कि थर्ड हैज़ टू बी द राइट रिस्पॉन्स. एनीवे, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर. इट सेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट LCR सर्किट इज गिवन. कंपोनेंट कनेक्टेड आर शोन इन द फिगर. वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड कैपेसिटर. सो इस पर एक करेक्शन है. जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहाँ पर एक स्विच बना हुआ है यहाँ पे प्रोबेबली, और ये जो स्विच है वो ओपन है. तो अगर ये स्विच ओपन है तो फिर उस केस में आप देखोगे कि इसका कोई रोल नहीं रहेगा और सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा. ये R हो गया, यहाँ पर L हो गया, यहाँ पर C हो गया और ये अपना EC हो गया. बेसिकली RLC सर्किट बन गया. तो इसको हम लोग XL लिख सकते हैं, इसको R लिख सकते हैं, इसको SC लिख सकते हैं. यहाँ पर कितना करंट जा रहा होगा वो पता कर सकते हैं क्योंकि R का अपने को वैल्यूज़ पता है. सो 15 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू 60. So I must be equal to 15 divided by 60. 1/4 एम्पियर. RMS वैल्यू 1/4 एम्पियर चल रहा होगा. सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने को पता है 10 है. तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब लगाएंगे तो 10 इज इक्वल टू I इंटू एक्स ही लगाएंगे. और I इज़ 1/4, एक्स इज़ 1/ओमेगा इंटू सी. सो यहाँ से C निकल के आ जाएगा. सो C इज़ गोइंग टू बी 1/40, 4 इंटू 10, 40 इंटू 2πf, 2π इंटू एफ की वैल्यू अपने को दिया. ये ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली दी गई 100. सो ये 100 हो जाएगा. सो इट विल बी 1000, राइट. सो वी कैन राइट इट एज 1/4 माइक्रोफैरड और मिलीफैरड, क्योंकि 10⁻⁻ था तो ये मिलीफैरड होगा. माइक्रो पे ले जाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 1000/4 माइक्रोफैरड विच इज़ 250 माइक्रोफैरड. और इंडक्टर के बारे में बात करना है तो इंडक्टर के लिए इक्वेशन लगा देते हैं. इस वाले केस में उसका जो पोटेंशियल है वो 20 दिया गया है और दैट इज गोइंग टू बी द करंट इनटू एक्सएल. करंट इज 1/4, एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल. सो एल मस्ट बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाई ओमेगा. सो दैट इज 80 डिवाइड बाई 100 विच इज 0.8 हेनरी. सो अपना आंसर आना चाहिए 0.8 हेनरी. इसमें दोनों या फिर 250. सो दिस इज ओनली. सो ए ऑप्शन विल बिकम द राइट रिस्पॉन्स. समझ में आता है. सो डायरेक्टली अपने को इक्वेशन बनानी है और ये ओपन सर्किट था, इसकी वजह से इसका अपने को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्वेश्चन नंबर 15, ये 25 फेब का स्विफ्ट 1. ये पढ़ता है अ ट्रांसमिटिंग स्टेशन रिलीजेस वेव और वेवलेंथ दिस. कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी गिवन रेजोनेट्स करता है सर्किट को. सेल्फ इंडक्टेंस कितना होना चाहिए सर्किट का. तो हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में जो ओमेगा आती है वो 1/√LC आती है LC सर्किट के लिए, और यही हमारी फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए. 2πf स्टेशन की फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस कंडीशन में दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होती हैं. और 2πf का मतलब हुआ 2πf फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. स्पीड ऑफ लाइट से चलता है क्योंकि जो भी ट्रांसमिशन चल रहा है स्टेशन से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव्स हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे डिवाइडेड बाई वेवलेंथ. ये सी स्पीड ऑफ लाइट है. यहाँ से अपने को क्या चाहिए था, एल चाहिए था. सो यहाँ से एल निकाल सकते हैं. सो इट कुड बी रिटन लाइक लेमडा डिवाइड बाई 2πc is equal to √L into capital C. So what the L is coming? L is coming as lambda square divided by 4π square C square into C. तो C speed of light है और capital C जो है that is this capacitance. Now we can put the values. और कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने को आंसर तक पहुंचना है. सो लेमडा अपने को दिया 960. सो 960 मीटर का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 4π स्क्वायर. 4 इज़ 4, पाई स्क्वायर को रफली आप चाहें तो 10 ले सकते हैं और या फिर 9.8 भी लिखेंगे तब भी चलेगा.
9.8 का स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला भी नहीं है कुछ, तो अपने को अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 3.14 जो होती है, 3.14 होती है, वो कंसिडर कर सकते हैं, और रफली 10 भी ले सकते हैं, जिससे अपने का आंसर क्लोज टू दैट नंबर आ जाएगा। सो अगर रफली 10 ले लेते हैं और सी स्क्वायर की जगह अगर 3 × 10⁻8 इसका स्क्वायर करेंगे, और कैपेसिटेंस की जगह लगेंगे 256 × 10⁻6, इस नंबर को सेटल करना है। सो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को, तो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू 10⁻7 के अप्रॉक्स आती है। ये कैलकुलेशन आपको चेक करनी चाहिए। सो इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻8 हेनरी, और इसी फॉर्मेट में देना, क्योंकि 10⁻8 लगने वाला है, तो यहाँ पर अपना आंसर कितना आएगा 10। सो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है, सो उसके लिए अपने को रेडी रहना है। नेक्स्ट देन, so it says LCR circuit contains a resistance supply, अगर resistance if only capacitance is removed then current lags behind 45 डिग्री। सो आपको पता है कैपेसिटेंस चला गया तो इंडक्टर सर्किट होगा, तो करंट लैग करने लगती है, अगर इंडक्टर को रिमूव करते हैं तो लीड करने लगती है बाई सेम अमाउंट। तो अपने को RMS वैल्यू पता करनी है। नाउ आप अगर फेजर डायग्राम याद रखेंगे तो अगर ये अपने लिए करंट है या फिर रेजिस्टेंस है, और इधर हमारा XL है, यहाँ पर XC लेट से। सो आप देखोगे कि वैसे हम लोग XC ऊपर लिखते हैं, राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि XC उधर हो गया और लेट से XL हो गया। सो यू विल फाइंड कि अगर हमने XC को हटा दिया तो ये इधर आएगा और ये 45 पर जाएगा, और इसको रिमूव कर दिया तो ये इधर आएगा और ये भी 45 पे जाएगा। इससे एक बात पता चलती है, R हमारा वही है, बेस है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, तभी ये हमको सेम एंगल्स मिल रहे हैं। सो एक कंक्लूजन मिलता है इस स्टेटमेंट से कि XC और XL को बराबर होने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको सेम फेज मिल रहा है। सो 10 की वैल्यू एक बार XL अपॉन आ आएगी, एक बार XC अपॉन आ आएगी, दोनों की वैल्यू बराबर है, 45 है, इसका मतलब XL और XC आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी है? रेजोनेंस कंडीशन है। सिंस ये रेजोनेंस कंडीशन है, इसका मतलब हुआ कि जो करंट जाएगी RMS करंट, वो V/R के बराबर हो जाएगी, और V कितना है? RMS वैल्यू 220 एंड रेजिस्टेंस कितना? 110। सो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर विल बिकम द राइट रिस्पॉन्स। कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन उसको मार्क कर देंगे। सो ये रेजोनेंस कंडीशन की तरफ जा रहा है, और वो अपने को चेक करना, उसके लिए उसने ये स्टेटमेंट दिया, उसको हम लोग यूज़ करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट I1 sin ओमेगा टी, I2 cos ओमेगा टी दिया गया है, तो RMS वैल्यू क्या होगी? ये हम लोगों ने निकाला था, पीक डिवाइड बाई √2। पीक इज √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, सो I1 स्क्वायर √2 डिवाइड बाई √2। सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट। सो रिपीटेड टाइप का है, इनफैक्ट रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देन, इट रीड्स इन अ सीरीज सर्किट विच इज LCR, रेजोनेंस कंडीशन में है, और उसका क्वालिटी फैक्टर आपको 100 दिया जाता है। If the inductance is increased by 2-fold and resistance is decreased by 2-fold, the quality factor पे क्या चेंज आएगा वो बताना है। So हम लोग जानते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है Q, उसकी वैल्यू XL अपॉन R होगी, दैट मीन्स ओमेगा L अपॉन R होगी। ओमेगा को हम लोग चाहें तो 1/√LC लिख सकते हैं, L अपॉन R होगा, सो दैट इज गोइंग टू 1/C √L अपॉन R हो जाएगा। अब C को चेंज नहीं किया गया, L और R को चेंज किया गया है, सो इसका मतलब L और R के चेंज में क्या फ़र्क पड़ेगा? सो यू राइट Q डैश इज गोइंग टू बी 1/√C 2L, 2-fold से इसको बढ़ाया गया, इंक्रीज्ड बाई 2-fold, और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी R/2, सो विच विल बिकम बेसिकली 2√2 टाइम्स ओल्ड नंबर विच इज़ Q। 2√2 और Q की वैल्यू अपने को क्या दिया गया? 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज 1.41, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 141 के बराबर हो जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक, इसके आगे भी नंबर्स होंगे, सो ये बन जाएगा 282 अपने को मार्क कर देना चाहिए, अगर हम लोगों की √2 की वैल्यू 1.41 तक लेने हैं तो। ओके, सो दैट विल बिकम द राइट रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें ये नहीं बोला कि कहाँ तक रखना है, सो √2 की वैल्यू थोड़ा सा और भी डिटेल में लिखना होगा। 414 अगर लेते हैं तो फिर ये नंबर क्या बन जाएगा? सो Q डैश विल बिकम 282.8। नाउ ये नंबर जो जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली एक डिजिट आगे जा रहा है, और 283 जा रहा है। सो
अब आपको ये डाउट आएगा कि ये इसको मार्क करना चाहिए, इसको मार्क करना चाहिए, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो अपने को वैल्यू जितना पेपर में दिया होगा स्टार्टिंग में वो यूज़ करनी, अगर नहीं दिए तो फिर जितना हम लोग जानते हैं डेसिमल प्लेसेस तक, एक्स्ट्रा प्लेसेस तक, वो जानेंगे। क्योंकि अपने को राउंड ऑफ करने का ऑप्शन है और 100 से मल्टीप्लाई है, तो इस नंबर का भी ख्याल, इस डिजिट का भी ख्याल करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ 282 वी शुड मार्क 283, क्योंकि 1.414 वी नो इट, एंड उसके अकॉर्डिंग वो एक डिजिट बढ़ा करके आंसर आएगा। ओके, ये 19th प्रॉब्लम, इट सेज फाइंड द पीक करेंट एंड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सो ये RLC सीरीज सर्किट है, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है। अगर रेजोनेंस में होगा तो क्या फ्रीक्वेंसी वो बताना है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में पीक करंट किया जाएगा वो बताना है। सो अगर वो पीक करंट को हम लोग I0 बोलते हैं, सो I0 इज गोइंग टू बी लाइक V0/Z, और V0 कितना दिया गया 30। Z क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि RLC सीरीज सर्किट में आता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, दिस वी नो इट। नाउ R कितना दिया गया अपने को 120। XL XC के बारे में पता कर लेते हैं। XC आएगा 1/ωc, 1/ω, ओमेगा का मतलब होगा ये ओमेगा की वैल्यू अपने को 100 होगा, यहाँ पर ये प्रिंटेड में इनसाइड चला गया, सो इट हैज़ टू बी, इट इज़ 100। और C कितना दिया गया, C इज़ 100 माइक्रोफैरड, सो 10⁻⁻⁶। इन सब नंबर को अगर हम लोग एसोशिएट करते हैं तो आप पाओगे कि दिस इज़ गोइंग टू बी 10⁻+4 -2 बचेगा तो 100 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस पता कर सकते हैं, विच इज ω/L। ओमेगा इज 100, L इज 100 मिली हेनरी, 10⁻⁻3, सो दैट टर्न आउट टू बी 10। सो ये दोनों नंबर अपने को पता चल गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिवाइड बाई √R², विच इज 120 का स्क्वायर, प्लस 100 माइनस 10 विच इज बेसिकली 90 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, so that is going to be like 30 divided by 12 स्क्वायर 9 स्क्वायर 15 के स्क्वायर रूट के बराबर आता है, सो 15 के इक्वल आएगा, सो ये 150 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। सो इस गोइंग टू बी 1/5 विच इज़ बेसिकली 0.2 एम्पियर। सो 0.2 एम्पियर आपको मिलेगा पीक करेंट। फिर आपसे बोलता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0 इज इक्वल टू √1/√LC होता है। अपने को L पता है, C पता है, हम बता सकते हैं। हार्ट्स में ले जाना है तो इसको 2πf कर देंगे। L कितना दिया गया, √ लगाते हैं। L की वैल्यू है 10, 100 × 10⁻⁻3, और C 100 × 10⁻⁻6। कुछ जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, 3 10⁻⁻6 आ रहा है, सो 10⁻⁻3 बचेगा, ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, सो दैट टर्न आउट टू बी 1000। रीचेक कर देता हूँ। So this is going to, let's write baby steps, is going to be like 10⁻⁻, अच्छा ये 4 था, pardon, so ये बनेगा 10⁻⁻5, okay, so it's √10⁻⁵, which is basically 100√10, 100√10 आएगा, 100√10 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको 2πf बोल देना, 2πf, f अपने को चाहिए, तो 2π से डिवाइड कर दीजिए। 100√10 डिवाइड बाई 2π, पाई की वैल्यू √10 के अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, तो ये 50 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाएगी। सो 50 हर्ट्ज़ आना चाहिए और 0.2 आना चाहिए, ऐसा अपने को 4th ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए 4th को मार्क कर देंगे। सो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनको अपने को प्रॉपरली यूज़ करना है। और जितने भी अपने को क्वेश्चंस यहाँ पे वॉच किए AC सर्किट के, मोस्टली RLC सीरीज सर्किट के रहते हैं, उससे रेजोनेंस कंडीशन में रहते हैं, फेजर डायग्राम का यूज़ कर रहे होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन लाइक पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और इस तरह के क्वांटिटीज़ पूछ लेता है आपसे, फेज डिफरेंस, सो ईजिली उसको हैंडल किया जा सकता है। सो इन केस यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।